चलो स्टार्ट करें। तो क्या पढ़ा था कल अपन ने? इसी बच्ची का ठका, बाकी सब इसकी बारात में आए। हाँ। और ये आवाज पता नहीं कहां से आ रही है ना, मेरा पेट ठीक है। हाँ। चलो बोलो, क्या क्या बोला? डे डेट टाइम वेन्यू और एजेंडा। एजेंडा क्या था? लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड, है ना। फिर बिजनेस कितने तरह के होते हैं? वेरी गुड, कौन कौन सा होता है? हाँ। ऑर्डिनरी बिजनेस होता है और क्या होता है? स्पेशल बिजनेस, है ना। तो हमने बोला था हर मीटिंग का पर्पस केवल क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्ट करना। बोलो, हर मीटिंग का पर्पस केवल क्या होता है? चाहे हम कौन सी मीटिंग करें, चाहे हम जनरल मीटिंग करें, केवल काय के लिए की जाती है वो? बिजनेस ट्रांजेक्ट करने के लिए की जाती है और किसी पर्पस से नहीं की जाती है। पक्का? चलो, बिजनेस कितने तरह के होते हैं? कहां पर? जनरल मीटिंग में। कहां पर? हाँ, बिजनेस कितने तरह के होते हैं, बट कहां होते हैं? बोर्ड मीटिंग में। तरह नहीं होती कोई भी, वो एक ही तरह के होते हैं, है ना। तो फिर कितने तरह के थे अपने? हाँ, वेरी गुड, वापस से कौन कौन से थे? ऑर्डिनरी कितने तरह के थे? जो कौन से सेक्शन में दिए हैं? ये सब सेक्शन के साथ याद रखना। 102 सबसेक्शन 2 किसके बारे में बताता है? ऑर्डिनरी बिजनेस। बोलो कौन सा सेक्शन? 102 सबसेक्शन 2। ये जो अपन ने पढ़ा था ना, जिसमें चारों पॉइंट देखे थे अपन ने। तो ये अपन ने क्या पढ़ा था? 102 सबसेक्शन 2, जिसमें चार ऑर्डिनरी बिजनेस थे। फटाफट से कौन कौन से थे, जल्दी से बोलो। हाँ, वेरी गुड, दूसरा? हाँ, फिर? वेरी गुड, फिर? तो ये चार कौन से बिजनेस हैं? वेरी गुड, ये चार कौन से बिजनेस हैं? इन चार को छोड़कर सब क्या होते हैं? ये चार केवल कहां होते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस केवल एजीएम में ही होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वो केवल कहां होता है? एजीएम। तो ये चार बिजनेस जब कहां किए जाते हैं, तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाते हैं। बोलो, ये चार बिजनेस जब कहां किए जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाते हैं। इन चार के अलावा सब क्या होते हैं? स्पेशल बिजनेस। इन चार के अलावा सब क्या होते हैं बेटा? तो अदर देन फोर सबके सब क्या हैं? एंड स्पेशल बिजनेस एजीएम में भी होता है और ईजीएम में। स्पेशल बिजनेस एजीएम में भी होता है और ईजीएम में भी होता है। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? चलो वापस से बोलो एक बार, क्या क्या बोला? हाँ। कौन कौन सा बिजनेस है जो स्पेशल बिजनेस? वो कहां होता है? एजीएम में भी होता है और ईजीएम, दोनों जगह होता है ना। एजीएम में कौन सा बिजनेस स्पेशल कहलाएगा? उन चार को छोड़कर सब स्पेशल कहलाएंगे। एजीएम में उन सब स्पेशल कहलाएंगे, और ईजीएम में तो सारे बिजनेस स्पेशल होते हैं। ईजीएम में तो सारे बिजनेस कैसे होते हैं? स्पेशल होते हैं। समझ में आया? ईजीएम में तो सारे बिजनेस स्पेशल होते हैं। एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस भी होता है। और इसी को अब अगर अपन जनरल मीटिंग वाइज देखें, सेम चीज बता रहा हूं, बस एंगल चेंज करके देख रहे हैं अपन, है ना। क्या जनरल मीटिंग कितने तरह की हो गई? वेरी गुड। एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस भी होता है और स्पेशल बिजनेस भी। कहां पर बेटा? एजीएम में कौन कौन सा? ऑर्डिनरी बिजनेस भी होता है और स्पेशल। वो चार है तो
उन चार के अलावा सब स्पेशल बिजनेस। ये समझ में आया अपने को। फिर ईजीएम में तो केवल कौन सा बिजनेस होता है, स्पेशल। तो अगर बेटा आप बिजनेस के बेसिस पर देखो तो ये चीज हो जाएगी कि ऑर्डिनरी बिजनेस हो गया और स्पेशल। वो चार क्या होते हैं और केवल कहां होते हैं, वो चार क्या होते हैं और केवल कहां होते हैं, जबकि स्पेशल एजीएम में भी होता है और उन चार को छोड़कर सब क्या है, कहां पर, जबकि ईजीएम में केवल स्पेशली होता है। इसी को हमने जनरल मीटिंग के बेसिस पर लिखा, नई चीज कुछ नहीं बोली मैंने, एंगल चेंज कर दिया बस, है ना। क्या कि एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस भी होता है और स्पेशल भी होता है। वो चार हैं तो ऑर्डिनरी है, उन चार के अलावा सब, लेकिन ईजीएम में तो केवल और केवल स्पेशल बिजनेस होते। ये समझ में आया अपने को। एजीएम की कहानी अपन ने कल पढ़ ली थी, कौन सा सेक्शन पढ़ा था, 96। बोलोगे तो याद होगा, जितना बोलोगे बेटा उतना याद होगा, है ना। कौन सा सेक्शन पढ़ा था अपन ने, 96। किससे रिलेटेड, एजीएम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, सेक्शन था हमारा 96, ठीक है। अब हम ईजीएम के प्रोविजन देख रहे हैं, है ना। अब हम काहे के प्रोविजन देख रहे हैं बेटा, ईजीएम के प्रोविजन देख रहे हैं, ठीक है। 98 नहीं पढ़ा ना, 98 और 99। चलो पहले 98 देख लो, क्या हेडिंग है, वेरी गुड, वापस से बोलो, डिफॉल्ट इन होल्डिंग एजीएम, है ना। अब कंपनी को 96 के प्रोविजंस के हिसाब से एजीएम करना है, नहीं क्या, कंपनी को क्या करना है बेटा, 96 के प्रोविजन के हिसाब से क्या करना है, एजीएम करना है ना। एजीएम करने की लास्ट डेट भी है हमारे पास, उस डेट तक क्या हो जानी चाहिए, एजीएम, यही है ना। अब अगर लास्ट डेट तक हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, एजीएम, तो हमने एक रेमेडी देखा था कि हम किसके पास चले जाएं, आरओसी के पास। आरओसी के पास जाकर क्या ले लें, एक्सटेंशन, यही पढ़ा था ना अपन ने। किसके पास जाकर, आरओसी के पास जाकर क्या ले लें अपन, एक्सटेंशन ले लें। एक्सटेंशन के लिए चार चीजें देखी थी। पहला क्या, एक्सटेंशन ड्यू डेट के पहले अप्लाई करोगे कि बाद में करोगे, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कब करोगे, ड्यू डेट के पहले कि बाद में, तो ड्यू डेट के पहले होना चाहिए। दूसरा किसको करेंगे, आरओसी को। एक्सटेंशन कौन देगा, तो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किसको करेंगे, आरओसी को करेंगे। तीसरा क्या था, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने टाइम का मिलेगा, 3 महीने का। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने टाइम का मिलेगा, कम का मिल सकता है, बट और कौन सी एजीएम के केस में मिलेगा और कौन सी के केस में नहीं मिलेगा, वेरी गुड, फर्स्ट के केस में नहीं मिलेगा, बट सेकंड और सब्सिक्वेंट के केस में मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आया समझ में अपने को, ये पढ़ा था ना अपन ने। बट अगर मैंने ड्यू डेट तक क्या नहीं की है, एजीएम, और एक्सटेंशन भी नहीं लिया, ड्यू डेट तक क्या नहीं की मैंने, एजीएम, और क्या नहीं लिया, तो फिर एजीएम में डिफॉल्ट मान लिया जाएगा कि एजीएम के प्रोविजन कंप्लाई करने में मैंने क्या कर दिया है, डिफॉल्ट। होना चाहिए था क्या डिफॉल्ट, नहीं, आपके पास ऑप्शन था। अगर आप एजीएम नहीं कर पा रहे थे तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट ना तो आपने काहे के लिए अप्लाई किया, एक्सटेंशन के लिए, ना आपने क्या की, एजीएम, तो फिर एजीएम में क्या मान लिया जाएगा, डिफॉल्ट। और अगर एजीएम करने में क्या किया है, डिफॉल्ट, तो नुकसान इसमें मेंबर्स का है, क्योंकि एजीएम में आप सारी रिपोर्टिंग किसको करते हो, मेंबर्स को। एजीएम में सारी इंफॉर्मेशन किसको मिलती है, मेंबर्स को। कंपनी किसकी है, मेंबर्स की, तो नुकसान इसमें किसका हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर मेंबर किसके पास चला जाएगा, एनसीएलटी के पास। मेंबर किसके पास चला जाएगा, एनसीएलटी के पास, कि कंपनी ने क्या नहीं की है, एजीएम। देन एनसीएलटी चेक करेगा कि वाकई कंपनी ने क्या नहीं की है, अगर एजीएम, तो फिर एजीएम करने का एनसीएलटी बोलेगा। एनसीएलटी बोले तो वो बोलेगा फिर किसको, कंपनी को, कि आप क्या करो, एजीएम। वो एजीएम करने के डायरेक्शन देगा अपनी तरफ से, एंड जो डायरेक्शन किसने दिए हैं उसके हिसाब से जब हम क्या कर लेंगे,
तो वो हमारी एजीएम हो जाएगी, सीधी सीधी सी बात है। यह है समझ में अपने को। तो सेक्शन 97 तब एप्लीकेबल होता है जब हमने क्या नहीं की है बेटा, एजीएम नहीं की है। नहीं की थी, नहीं कर पा रहे थे, तो एक तरीका बताया था, एक्सटेंशन ले लो, वो भी नहीं लिया, तो फिर आपने एजीएम करने में डिफॉल्ट किया है। तो कंपनी का कोई भी मेंबर है ना, बोलो कंपनी का क्या देगा, किसको देगा, ट्रिब्यूनल को, मतलब वेरी गुड। सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्या करने में, एजीएम कॉल करने की ड्यूटी किसकी बनती है, वेरी गुड, एजीएम कॉल करने की ड्यूटी किसकी बनती है, कौन से सेक्शन के हिसाब से, 96 के हिसाब से वो एजीएम कर लें। बट उन्हें अगर एजीएम तो क्या हो चुका है, फिर कंपनी का कोई भी मेंबर क्या देगा, किसको, कि मीटिंग को आप क्या करो, कॉल, या कॉल करने के लिए क्या इशू करो, डायरेक्शन, या तो आप खुद कॉल कर लो यार, और नहीं तो कंपनी को डायरेक्शन इशू करो, तो कंपनी क्या करेगी, कॉल, या तो आप खुद क्या कर लो, कॉल, या कंपनी को क्या इशू करो, तो कंपनी क्या करेगी, फिर कॉल करेगी। एंड मीटिंग करने के लिए जो भी, बोलो, एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शन है, वो भी आप इशू करो यार। एंसिलरी मतलब सप्लीमेंट्री, इंसिडेंटल, मीटिंग करने से रिलेटेड, कनेक्टेड जो भी चीज है, सप्लीमेंट्री है, इंसिडेंटल है, बोले यार वो भी इशू करो यार, आप जो भी मैटर है वो भी देखो। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, रिजल्ट, परिणाम, तो उसके कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस क्या हो सकते हैं, वो भी आप इशू करो, जैसा आपको सही लगता है। एक्सपीडिएंट मतलब एज ई थिंग्स, एक्सपीडिएंट मतलब नेसेसरी, जैसा उसको जरूरी लगे, आप ऐसे एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल क्या इशू कर दो, डायरेक्शन भी इशू कर दो। क्लियर है। लास्ट टाइम कौन सा सेक्शन है, कब एप्लीकेबल होता है, किसने किया है डिफॉल्ट, क्या करने में, बोर्ड को क्या करनी चाहिए, कौन से सेक्शन के हिसाब से, क्या करी है, अगर कर ली तो बहुत अच्छी बात है, और अगर, तो हमारे पास एक तरीका था, क्या ले लें हम, बट हमने एक्सटेंशन भी और एजीएम भी, तो एजीएम करने में क्या हो गया है, अगर क्या हो गया है, तो नुकसान किसका हो रहा है, मेंबर का हो रहा है। अरे मालिक कौन है, मेंबर है ना, तो नुकसान किसका हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसके पास जाएं, एनसीएलटी के पास। हम कौन है, मेंबर, हम कौन है, हम किसके पास जाएंगे, क्या, कि कंपनी क्या नहीं कर रही है, एजीएम, तो एनसीएलटी को क्या देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देंगे। किस बात की, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्या करो, क्या कॉल करो, मतलब आप खुद कॉल कर लो, या कंपनी को क्या दो, क्या करने के, एजीएम करने के। फिर इस रिलेशनशिप में जो भी एंड कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शन है वो भी इशू करो यार, बहुत हो गया यार। ठीक है। मीटिंग के लिए कम से कम कितने जनों का आना जरूरी होता है, दो। जब तक दो जने नहीं होंगे मीटिंग होगी क्या, अरे अकेला मीटिंग करेगा क्या बैठ के अपने आप से। इसलिए तो ओपीसी में क्या नहीं करते हैं अपन, एजीएम नहीं करते हैं, जनरल मीटिंग होती नहीं ना ओपीसी में, क्योंकि ओपीसी में कितने मेंबर होते हैं, एक ही होता है ना, तो ओपीसी में मीटिंग होती है क्या, नहीं होती। अब यहां पर एनसीएलटी बोल सकता है कि भले ही एक ही मेंबर आए, यहां एनसीएलटी बोल सकता है भले ही आप तो मीटिंग करो, भले ही एक मेंबर आए आप तो क्या करो, मीटिंग। नॉर्मली एक मेंबर कभी भी मीटिंग नहीं कर सकता है, ये एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है इसके, और दोनों ही केस में एनसीएलटी के बोलने से मीटिंग होती है, जिसमें एनसीएलटी ही बोलता है एक जना भी आया है तो तू मीटिंग कर, सीधी सी बात। एक 97 है, एक 98 इसके बाद ही, देखते हैं। ये समझ में आया अपने को, लॉजिक पे जाओ तो चीजें याद रहेगी, है ना। क्या, कि मीटिंग के लिए कम से कम कितने जने चाहिए होते हैं बेटा, दो तो चाहिए है ना, कम से कम दो तो चाहिए, एक से ज्यादा जने तो चाहिए अपने को। लेकिन हो क्या रहा है, एक तो कंपनी खुद ही मीटिंग नहीं कर रही है, फिर बोल देगी कि दो जने भी नहीं आए थे, तो बोले एक भी आए ना तो तू मीटिंग कर। पहला पॉइंट समझ में आया। मीटिंग में
शेयर होल्डर आते हैं, अरे मेंबर्स आते हैं, कहां पर? खुद आते हैं कि किसी और को भी भेज सकते हैं? दोनों राइट होता है ना? जैसे अगर मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, रिलायंस कंपनी अपनी जनरल मीटिंग कर रही है, तो मैं तो मीटिंग में जा ही सकता हूं क्योंकि मेरे पास शेयर्स हैं। मैं नहीं जा पा रहा हूं तो मैं अपने एजेंट को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता हूं, जा मेरे बिहाफ पर मीटिंग अटेंड करके आ। ये अलाउड है, लीगली अलाउड है ना? तो मेंबर के पास राइट होता है कि मेंबर खुद भी मीटिंग में जा सकता है और किसको भेज सकता है? अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिसे क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी। ठीक है? मेंबर खुद भी मीटिंग में जा सकता है, और अगर उसे खुद नहीं जाना है ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर, तो उसके पास हमेशा राइट रहता है कि वो अपने बिहाफ पर किसी और को भेज सकता है। अब अगर वो अपने बिहाफ पर किसी और को भेज रहा है तो वो क्या कहलाता है? प्रॉक्सी। तो एनसीएलटी बोल सकता है कि मेंबर चाहे खुद आया हो मतलब इन पर्सन, प्रॉक्सी के पहले लिखा ना वर्ड, देखो मिला क्या लिखा है? प्रेजेंट इन पर्सन। प्रेजेंट इन पर्सन मतलब खुद ही आया, और बाय प्रॉक्सी मतलब खुद नहीं आया, किसी और को भेजा। तो एनसीएलटी क्या बोल सकता है? देख बे, वो खुद आया या उसने किसी और को भेजा हो, भले ही एक ही जना हो, तो क्या कर? मीटिंग खत्म। ठीक है? एनसीएलटी क्या बोल सकता है कि भले कितने मेंबर आया हो, चाहे इन पर्सन हो या प्रॉक्सी हो, तो मीटिंग कर, खत्म, मीटिंग कर। और अब किसने बोल दिया? क्योंकि तो भले कितना मेंबर आए, चाहे इन या प्रॉक्सी, हमें मीटिंग करना ही पड़ेगी। और फिर भी अगर हमने मीटिंग नहीं की है, फिर भी अगर हमने मीटिंग नहीं की है ना, तो कितने का फाइन लगता है? 1 लाख का फाइन लगता है, एंड 5,000 रुपए पर डे। ठीक है? अगर 99 क्या बोलता है? अगर क्या हुआ है? डिफॉल्ट। क्या करने में? कंप्लाई करने में। क्या कंप्लाई करने में? जो डायरेक्शन किसने दिए थे? एनसीएलटी ने। या क्या करने में? मीटिंग होल्ड करने में। तो जो कौन है? कंपनी, एंड कंपनी का जो ऑफिसर है, दोनों के ऊपर, कंपनी के ऊपर भी और कंपनी के, हाँ, वो क्या माने जाएंगे? पनिशेबल। काहे से? मतलब उन्हें पनिशमेंट में क्या पे करना पड़ेगा? कितने रुपए का? 1 लाख का मैक्सिमम। एंड जब तक ऑफेंस क्या रहता है? कंटिन्यू। मतलब जब तक मीटिंग नहीं होगी ऑफेंस कंटिन्यू रहेगा। जब तक क्या नहीं होगी बेटा? मीटिंग, ऑफेंस क्या रहेगा? तो 5,000 रुपए पर डे का फाइन आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है? कर सकते हैं इसको पक्के से? चल, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया है? तो मैंने आपको बताया था कि जनरल मीटिंग कितने तरह की होती है? 2 तरह की। कौन कौन सी? अब ये कहां लिखा है? तो पहली लाइन में लिखा है, एजीएम को छोड़कर सारी जनरल मीटिंग ईजीएम कहलाती। मिला पहली लाइन? क्या? ऑल जनरल मीटिंग अदर देन आर कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वैसे हमने बोला जनरल मीटिंग 3 हो गई, क्लास मीटिंग हो गई, एजीएम हो गई, ईजीएम हो गई। तो क्लास मीटिंग भी ईजीएम ही होती है। क्लास मीटिंग भी क्या होती है बेटा? ईजीएम ही होती है। क्लास मीटिंग भी ईजीएम ही होती है, क्योंकि मीटिंग 2 ही तरह की होती है, एजीएम और ईजीएम। जनरल मीटिंग 2 ही तरह की होती है। और हमने शुरू से देखा है, एक चीज डिफाइन करते हैं और दूसरे के लिए बोल देते हैं जो पहली नहीं है वो दूसरी। तो इन्होंने एजीएम बता दी है और बोल दिया एजीएम के अलावा जितनी भी क्या है जनरल मीटिंग, किसके अलावा? एजीएम के अलावा जितनी भी क्या है वो सब क्या कहलाती हैं? ईजीएम। पहला पॉइंट समझ में आ गया? इसलिए हमने बोला जनरल मीटिंग कितने तरह की हो गई? कौन कौन सी? हाँ, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या मीटिंग एजीएम है। अगर हाँ तो खेल ही खत्म, बट अगर वो एजीएम तो वो ईजीएम कहलाएगी। ये समझ में आया? अब बिजनेस कितने तरह के थे?
दो तरह के थे। कौन कौन से थे? ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। बिजनेस कितने तरह के थे? दो तरह के। कौन कौन से? ऑर्डिनरी बिजनेस कहाँ होते हैं? एजीएम में, ईजीएम में, कि दोनों जगह? हाँ, कि केवल एजीएम में? तो इसलिए वो ऑर्डिनरी मीटिंग है। ईजीएम में तो केवल क्या होता है? स्पेशल बिजनेस। ईजीएम में तो केवल क्या होता है? हालांकि स्पेशल बिजनेस दोनों जगह हो सकते हैं, एजीएम में भी हो सकते हैं और नहीं क्या? स्पेशल बिजनेस एजीएम में भी हो सकते हैं और ईजीएम में भी हो सकते हैं, दोनों जगह हो सकते हैं स्पेशल बिजनेस। ठीक है, ये समझ में आया अपने को? चल, अब क्या बोला है कि बेसिकली एजीएम जब हम हर साल कर रहे हैं और एजीएम करना जरूरी भी है, कंपलसरी भी है, तो फिर ईजीएम करने की नीड क्या है? जब हर साल आप क्या कर रहे हो? एजीएम, वो भी कंपलसरीली कर रहे हो ना, तो फिर ईजीएम करने की जरूरत क्या है? तो क्या बोला है कि अगर हमें कोई भी स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करना होता है, अरे तो स्पेशल बिजनेस तो एजीएम में भी कर सकते ना, वहां कर लेना। लेकिन अगर मुझे कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है जिसके लिए मैं एजीएम होने का वेट नहीं कर सकता, क्योंकि एजीएम का डेट फिक्स है, वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद ही होगी। एजीएम कब होगी बेटा? चलो, अब मान लो अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 24-25 बंद हो गया। 24-25 की एजीएम कर ली हमने। 24-25 की क्या कर ली? एजीएम कर ली, है ना? कल ही एजीएम हो गई हमारी 24-25 की। अब अगली एजीएम कब होगी? अगले साल होगी। बट मालूम पड़ा महीने भर बाद ही कि अगस्त में कि मुझे किसी स्पेशल बिजनेस पर क्या लेना है डिसीजन। अब स्पेशल बिजनेस एजीएम में भी होता है, और लेकिन पिछले साल की एजीएम हो चुकी है और अगले साल की एजीएम होना, और अभी मैं कर ही नहीं सकता एजीएम, तो मैं इमीडिएटली क्या कॉल कर लूंगा? ईजीएम। तो दो एजीएम के बीच में, दो जो भी स्पेशल बिजनेस मुझे ट्रांजैक्ट करना है उन्हें करने के पर्पस से मैं क्या करता हूं बेटा? ईजीएम। ठीक है, दो एजीएम के बीच में, दो एजीएम मतलब पिछले साल की हो चुकी है, अगले साल का भी टाइम आया ही नहीं है। मालूम पड़ा दिसंबर है, दिसंबर में मुझे किसी मैटर पर अर्जेंटली डिसीजन लेना है, तो या तो मैं अगले साल की एजीएम का वेट करूं क्योंकि पिछले साल की तो हो गई, अगले साल का वेट करूं तब तक नहीं कर सकता, तो मैं इमीडिएटली क्या कॉल कर लूंगा? ईजीएम कॉल कर लूंगा। ये आया समझ में? तो जब भी हमें कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजिट करना होता है जिसके लिए हम एजीएम तक वेट नहीं कर सकते, ना करना चाहते हैं, हमें अर्जेंटली क्या लेना है? डिसीजन, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कॉल करते हैं? ईजीएम। आपको समझ में आया? बोल के बताओ। वेरी गुड। तो ईजीएम कॉल करके हम ले लेते, है ना? ये क्विक रिस्पांस दोगे ना इस तरह से, तब आगे बढ़ोगे। बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होता, उससे इमीडिएटली रिस्पांस निकलना चाहिए। ये होना चाहिए सबसे पहले आंसर मैं दूं, तब रिस्पॉन्सिव बनोगे बेटा। और आजकल तो जमाना वैसे ही बहुत ज्यादा फास्ट है, पिछड़ जाओगे, केबीसी तक तो जा ही नहीं पाओगे, तुम्हें फास्टर फिंगर फर्स्ट में बाहर हो जाओगे। नहीं, हाँ, तो हमने क्या बोला कि अगर हमें क्या ट्रांजेक्ट करना है? कोई स्पेशल बिजनेस। वेरी गुड। क्या ट्रांजेक्ट करना है? कोई जिसके लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं? एजीएम होने का वेट कि कर सकते हैं? हाँ, तो फिर हम क्या कॉल कर लेते हैं? ईजीएम कॉल कर लेते हैं। क्लियर है? समझ में आया ये? पक्का? क्या एजीएम करना कंपलसरी है? बोलो। ईजीएम करना कंपलसरी नहीं है, पहली चीज। एजीएम करना तो क्या है? ईजीएम करना कंपलसरी। दूसरा, एजीएम साल में कितनी बार होगी? बट हर साल होगी? एक साल हो, एक बार होगी, बट ईजीएम हर साल हो ये जरूरी ही नहीं है, क्योंकि ईजीएम करना जरूरी नहीं है। और इवन जरूरत पड़ने पर साल भर में जितनी बार करना है मैं उतनी बार कर सकता हूं। ऐसा भी नहीं है कि ईजीएम साल में एक ही बार होगी, और ऐसा भी नहीं है कि होगी ही। मालूम पड़ा 10 साल में कभी मैंने ईजीएम नहीं की, मत कर।
मालूम पड़ा इस साल में मुझे 15 बार करनी पड़ रही है, अरे 20 बार कर ले, कोई टेंशन नहीं। तो पहला, ईजीएम करना क्या नहीं होता है, कंपल्सरी। लेकिन जब मुझे क्या करना है, ईजीएम, जितनी बार ईजीएम करना है उतनी बार मैं क्या कर सकता हूं, ईजीएम। आपको समझ में आया? वापस से क्या करना, हाँ पूरा कंपल्सरी नहीं, बट जितनी बार मुझे, जितनी बार करना है, जब करना है मैं कर सकता हूं, बस प्रोविजन कंप्लाई करना पड़े। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? अच्छे से आगे बढ़ू मैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, बोलो क्या? वेरी गुड। दूसरा, दूसरा ये हो गया क्या? हाँ, कि केवल क्या है, स्पेशल बिजनेस ही कहां हो सकते हैं, ईजी। ठीक है। अब ईजीएम हमें करना है, तो ईजीएम कॉल करने के प्रोविजन 4 पार्ट में दिए। अब मुझे क्या करना है बेटा, ईजीएम। तो ईजीएम कॉल करने के जो प्रोविजन है वो कितने पार्ट में दिए हुए हैं, 4 पार्ट में दिए हुए हैं। ठीक है। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जब जरूरत लगती है तब वो ईजीएम कॉल कर सकते हैं। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, ईजीएम कॉल कर सकते हैं। ठीक है। मेरे साथ मन में बोलते रहा करो, और जब मैं लाउडली बोलने का बोलूं तब लाउडली बोलो, याद वैसी होगा बेटा, है ना? तो बोलो कौन है जो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत लगती तब कॉल कर सकते हैं, नी जरूरत हो नहीं कर। डिटेल में बता रहा हूं, पहले हेडिंग ले रहे हैं चारों का। इस पे कौन सा सेक्शन लगेगा, 100, सब सेक्शन 1। 96 का था, एजीएम का। 97 एजीएम में डिफॉल्ट, तो कौन कर रहा है, एनसीएलटी। ठीक है। इसको अदर भी बोल सकते हैं। 96 के हिसाब से एजीएम कौन कॉल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 97 के हिसाब से एनसीएलटी। इसी चीज को अलग एंगल से बोला, नई चीज नहीं बोली मैंने कुछ। यह आया समझ में अपने को? चल, फिर क्या लिखा है, बोर्ड ऑन रिक्विजिशन। मतलब ईजीएम कॉल कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ईजीएम कॉल कौन करेगा, बट रिक्वेस्ट किसने की है, शेयर होल्डर। पहले वाले पॉइंट में बोर्ड अपने मन से ईजीएम कॉल कर रहा था। पहले वाले पॉइंट में कौन बेटा, बोर्ड अपने मन से ईजीएम कॉल कर रहा था। यहां पर बोर्ड ही कॉल करेगा, बट बोर्ड के पास क्या ही है, रिक्वेस्ट। किसने की है, मेंबर्स ने, कि क्या करो, ईजीएम। मालिक कौन है, अगर वो बोल रहे हैं कि क्या करो तो फिर करना पड़ेगा। तो ठीक है, उनके कहने पर कर ली। ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा, कॉलिंग ऑफ ईजीएम बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन। ठीक है। जो क्या देते हैं, रिक्विजिशन, उन्हें रिक्विजिशनिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? हाँ पढ़ो, ये क्या वर्ड दिया है, जो पर्सन क्या देते हैं बेटा, रिक्विजिशन। मेंबर होते हो, मैं मना नहीं कर रहा, मेंबर क्या देता है, रिक्विजिशन। बट सारे मेंबर ने तो नहीं दिए। तो जिन मेंबर ने क्या दी है, रिक्विजिशन, काहे की, ईजीएम करने की, बी स्पेसिफिक, है ना? जिन मेंबर्स ने रिक्विजिशन दी है क्या करने की, उन्हें क्या बोलते हैं, रिक्विजिशनिस्ट। रिक्विजिशनिस्ट। ठीक है। थोड़ा सा ये रिक्विजिशन हो गया और रिक्विजिशनिस्ट। ठीक है, यही बोलेंगे। हाँ, ये समझ में आया अपने को? अब क्या बोला कि मेंबर ने बोला बोर्ड को क्या कॉल करो, ईजीएम। उन्होंने कॉल करने की क्या दी, रिक्विजिशन। रिक्वेस्ट समझते हो, रिक्वेस्ट से वर्ड निकला रिक्विजिशन। रिक्वेस्ट तो समझ में आता है ना, रिक्वेस्ट मतलब क्या, प्रार्थना कर रहे हैं ना भाई, मीटिंग कर ले यार, उसी से वर्ड आया कौन सा, रिक्विजिशन। और जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिक्विजिशनिस्ट कहलाता है। यह आया समझ में? अब अगर बोर्ड को रिक्विजिशन मिली है तो क्या बोर्ड को ईजीएम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बट नहीं करी यार उन्होंने। तो जिन्होंने क्या दी थी वो खुद मीटिंग कर लेंगे फिर। ठीक है भाई, मेंबर ने बोला बोर्ड को क्या करो, ईजीएम, फिर भी नहीं कर रहे हैं यार, तो कंपनी तो हमारी ना यार, बोर्ड कौन होता है डिसाइड करने वाला, हम खुद कर लेंगे मीटिंग, फिर नहीं करी तुमने तो। एंड लास्ट इसमें भी कौन करेगा? ये तीनों सेक्शन 100 में दिए हैं, इसका कौन सा सेक्शन है? 98। ठीक है, 98 नहीं पढ़ा था ना, 97 के बाद सीधे 99 पढ़ा था अपन ने, है ना, क्योंकि 98 ईजीएम का पढ़ते हैं अपन अभी। क्लियर है? चलो लास्ट टाइम बोल के खत्म करो, क्या बोला है? हाँ, पहला कौन कॉल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा, हाँ ये कौन सा है? 100 सबसेक्शन 1, ये भी 100 सबसेक्शन 2 है ना। तो बोर्ड को क्या दी थी हमने, फिर भी उन्होंने, तो फिर कौन करेगा? एंड फोर्थ कौन करता है? एनसीएल्ट। ठीक है, अब इनकी एक एक की अपन क्या ले लेते हैं? डिटेल। अब अपन स्पेसिफिक प्रोविजन पढ़ रहे हैं ईजीएम के। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? स्पेसिफिक प्रोविजन काहे के? ईजीएम। ईजीएम के स्पेसिफिक प्रोविजन अब अपन पढ़ रहे हैं। 96 में अपन ने क्या पढ़ा था? एजीएम के स्पेसिफिक प्रोविजन। 96 में क्या पढ़ा था बेटा अपन ने? एजीएम के स्पेसिफिक। वो केवल किस पे लग रहे थे? अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो केवल किस पे लगेंगे? एजीएम पे नहीं लगेंगे, मैच होते हुए दिखेंगे, एग्जैक्टली सेम भी मिलेंगे और एग्जैक्टली अपोजिट भी मिलेंगे, बट हेडिंग वही 5 आएगी। कौन कौन सी? डे, डेट, टाइम, वेन्यू, एजेंट। हेडिंग वही रहेगी, प्रोविजन सेम भी हो सकता है, डिफर भी कर सकता है। करूं, स्टार्ट करूं मैं? चल, तो सबसे पहले कौन दिया है? कौन सा सेक्शन है? सबसेक्शन 1। सबसेक्शन नहीं भी याद रहे तो सेक्शन तो याद रखना है, बट जो सबसेक्शन में बोल दूं कि याद करना, वो तो याद करना ही है फिर। ठीक है, तो क्या लिखा है? बोर्ड में मतलब, हाँ करें ये जरूरी, इसलिए हमने बोला ईजीएम करना जरूरी नहीं। तो बोर्ड में वेन एवर इट डीम्स फिट, मतलब जब उन्हें जरूरत लगे, नेसेसरी लगे, तो क्या कॉल कर सकते हैं? ईजीएम कॉल कर सकते। ये समझ में आया? चलो, क्या ईजीएम करना कंपलसरी है? इसलिए उसकी कोई लास्ट डेट भी नहीं होती है, जब जरूरत हो तब कर लो, ऐसा बोल दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि कौन है जो, हाँ जब उन्हें क्या लगती है जरूरत, तब वो क्या कॉल कर सकते हैं? ईजीएम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पक्का? आगे बढ़े अपन। चल, अब बोला है कि जो ईजीएम कॉल की जाएगी, क्या कॉल की जाएगी? वो किसी भी प्लेस पर की जा सकती है इंडिया में। नहीं, तो इसका मतलब यही हुआ कि कहां होगी, कहां नहीं होगी? इंडिया के बाहर। अच्छा, ऐसा ही प्रोविजन एजीएम में पढ़ा था अपन ने, बट वहां अलग अलग था, लिस्टेड का अलग था, और ये तो सारी कंपनी पर लग रहा है। मैंने बोला ना बिल्कुल सिमिलर दिखेंगे हेडिंग तो, बट डिफरेंस आ जाएगा, वो अपने को समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला है कि एन ऑफ द कंपनी, तो कंपनी में तो सब आ जाएगी, लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट, पब्लिक, सब आ जाएगी। तो अगर ईजीएम कौन कॉल कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो किसी भी प्लेस पर कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, और एजीएम भी किसी भी प्लेस पर हो सकती है इंडिया में, बट वो केवल कौन सी कंपनी कर सकती है? अनलिस्टेड कंपनी। उसके लिए तो मेंबर की क्या लग रही थी? कंसेंट। एडवांस में वो भी राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड, यहां मेंबर्स की कंसेंट की भी जरूरत नहीं है आपको, इसलिए बोल रहा हूं जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा ही याद करना है। दिख रहा है सिमिलर, फिर वो कंफ्यूजन होता है,
बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोनों चीजें बार बार रिवाइज करवा रहा हूं। तो ईजीएम हम इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखना, ये प्रोविजन केवल कौन सी ईजीएम का है? जो बोर्ड ने खुद कॉल की है। रिक्विजिशन वाले के अलग प्रोविजन चलेंगे, एनसीएलटी वाले के अलग प्रोविजन चलेंगे। ये कौन सा प्रोविजन बताया मैंने? जो बोर्ड खुद कॉल कर रहा है अपनी इच्छा से, रिक्विजिशन पे कॉल नहीं कर रहा है, बोर्ड खुद कॉल कर रहा है, अपनी इच्छा से मीटिंग कॉल कर रहा है। यह आया समझ में? तो कौन है जो बोर्ड, वो क्या कॉल करता है अगर? हाँ, तो वो इंडिया में कहीं भी, चाहे कंपनी कौन सी हो, लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट, पब्लिक, और उसे मेंबर से भी पूछना है क्या? तो पूछना किसके केस में है? एजीएम के, एजीएम के केस में नहीं पूछ। क्लियर है? घुसा भेजे में? आगे बढ़ू मैं? अब इसमें एक एक्सेप्शन दिया है। अभी हमने बोला मीटिंग कहां होगी? केवल इंडिया के बाहर। लेकिन क्या बोला है? अगर फॉरेन कंपनी की, फॉरेन कंपनी मतलब, हाँ, फॉरेन कंपनी क्या होती है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। उसकी अगर क्या है, उसकी अगर क्या है, तो वो इंडिया के बाहर भी ईजीएम कर सकती है। उसकी अगर क्या है बेटा? होली ओन्ड सब्सिडरी, तो वो इंडिया के बाहर भी क्या कर सकती है? ईजीएम कर सकती है। ये समझ में आया? चलो वापस से बोलो क्या लिखा है। तो अगर कौन है जो, कौन से सेक्शन के हिसाब से? हाँ, तो बोल दिया कोई भी कंपनी कहां कर सकती है? एनी प्लेस इन इंडिया। अगर किसने कॉल की है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट कौन सी कंपनी है जो, अच्छा वर्ड ऐसा नहीं लिखा फॉरेन कंपनी, क्या लिखा है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होती है उसे कौन सी कंपनी बोलते हैं हम? फॉरेन कंपनी बोलते हैं। तो कौन सी कंपनी है जो, उसकी क्या है? होली ओन्ड सब्सिडरी। कहां पर? उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा, उसके ऊपर ये प्रोविजन, अगर उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा मतलब वो इंडिया में मीटिंग करे जरूरी नहीं है, वो एनीवेयर कर सकती है, इवन आउटसाइड इंडिया। ये आया समझ में? तो ये आप देखोगे, अब इसको अपन पढ़ते हैं पूरा, है ना? पहले ये लाइन हटा के पढ़ना, यहां से यहां तक, ठीक है? पढ़ो अब क्या लिखा है। प्रोवाइडेड दैट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी हेल्ड। तो ये तो सिंपल हो गया, क्या मतलब? कौन सी कंपनी? कोई सी भी। फिर क्या लिखा है? कंपनी अदर देन होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कि एक कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ था? इंडिया के बाहर। एक कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ था? इंडिया के बाहर। उसकी क्या है बेटा? जो होली ओन्ड सब्सिडरी, उसकी क्या है? जो, उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। तो मतलब अगर ये प्रोविजन लगता तो ये प्रोविजन बोलता था कि मीटिंग केवल कहां होगी? इंडिया में। अब अगर ये प्रोविजन, तो इंडिया में कहीं पे भी मीटिंग कर सकते हैं। अरे क्लियर हुआ? समझ में आया? ये कर सकते हैं इसको। चल अब देखो, है ना, यहां एक तो डेट का टाइम दे दिया कि डेट बोर्ड फिक्स कर लेगा जो भी है। दूसरा क्या बता दिया? प्लेस। ना टाइम के प्रोविजन दिए हैं, ना एजेंडा के प्रोविजन दिए। चलो एजेंडा तो स्पेशल बिजनेस हो जाएगा, है ना? और क्या बची? एक और चीज, डे के प्रोविजन भी नहीं दिए। केवल दो ही चीज के प्रोविजन दिए। एक तो क्या बता दिया आपको? प्लेस। एक क्या बता दी? डेट, कि जब बोर्ड को बुलाना तब बुला सकता हूं, नहीं बुलाना है तो नहीं बुला। क्लियर है? पक्का?
आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, कौन सा सेक्शन, 100। पहले रिक्विजिशन वर्ड का मतलब समझ में आया कि क्या आई है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट से वर्ड आया है क्या, रिक्विजिशन। एंड जो क्या दे रहे हैं, रिक्विजिशन, उन्हें क्या बोलते हैं हम, रिक्विजिशनिस्ट। ये समझ में आया अपने को। अच्छा, अब क्या कहा है हमें कि भाई, अच्छा रिक्विजिशन कौन देगा, मेंबर। रिक्विजिशन कौन देगा, और अगर मेंबर की रिक्विजिशन वैलिड है, अगर मेंबर की रिक्विजिशन, तो बोर्ड को कंपल्सरीली ईजीएम कॉल करना ही पड़ेगी। अगर मेंबर की रिक्विजिशन कैसी है, तो फिर ईजीएम कॉल करना ही पड़ेगी, फिर बोर्ड की इच्छा नहीं चलेगी। और अगर बोर्ड ने कॉल, तो मेंबर खुद कर लेगा, फिर मतलब करना जरूरी है। ये आया समझ में। बट हाँ, रिक्विजिशन कैसी होनी चाहिए, वैलिड रिक्विजिशन। रिक्विजिशन कैसी होनी चाहिए, तो अगर बोर्ड को क्या मिली है, वैलिड रिक्विजिशन, बोलो अगर बोर्ड को क्या मिली है, तो फिर उन्हें ईजीएम कॉल करना क्या है, कंपल्सरी। फिर उन्हें ईजीएम कॉल करना ही पड़ेगी। और अगर उन्होंने ईजीएम कॉल, तो फिर कौन कर लेंगे, वो मेंबर जिन्होंने क्या दी थी, रिक्विजिशन, जिससे बोलते हैं रिक्विजिशनिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। अब बोले कब रिक्विजिशन वैलिड कहलाएगी, क्योंकि जब तक रिक्विजिशन कैसी नहीं है, आपको मीटिंग कॉल करने की नीड नहीं है। यही मतलब निकला ना। अगर रिक्विजिशन वैलिड है, तो मीटिंग कॉल करना है, और अगर रिक्विजिशन वैलिड, तो मीटिंग कॉल करने की जरूरत नहीं। तो कब मीटिंग कॉल करने की नीड नहीं है, अगर रिक्विजिशन वैलिड नहीं है तो बोले वैलिड रिक्विजिशन कब कहलाएगी, पहला रिक्विजिशन कैसे आनी चाहिए, अदरवाइज मीनिंग बताओ इसका, ओरल नहीं आनी चाहिए। वेरी गुड। राइटिंग में फिजिकल भी आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आ सकती है। दूसरा, उसमें उन बिजनेस को बताया जाएगा जिन बिजनेस को ट्रांजिट करने के लिए आप क्या करना चाहते हो, ईजीएम। ईजीएम करने की कौन बोल रहा है, मेंबर्स। वेरी गुड, बोलो ईजीएम करने की कौन बोल रहा है, तो मेंबर ही तो बताएगा यार कि किस पर्पस से ईजीएम करना है। अगर मैं मीटिंग कर रहा हूं, तो मीटिंग काहे के लिए हो रही मैं बताऊंगा ना। आप मीटिंग कर रहे हो, तो आप बताओगे आपका पर्पस क्या है। तो जब बोर्ड खुद से मीटिंग बुलाता है, तो बोर्ड बता देता कि मीटिंग काहे के लिए करनी है। बट अब बोर्ड खुद से थोड़ी बुला रहा है, बोर्ड को तो करने की किसने बोला है, तो मेंबर बताएगा ना कि एजेंडा क्या है, किस पर्पस से मीटिंग बुलाई जा रही है, एजेंडा क्या है। ठीक है, तो वैलिड रिक्विजिशन के लिए सबसे पहले रिक्विजिशन कैसे आएगी, उसमें उन बिजनेस को बताया जाएगा जिन बिजनेस को करने के लिए क्या बुलाई है, ईजीएम। उसमें उन बिजनेस को बताया जाएगा जिन बिजनेस को करने के लिए ईजीएम बुलाई। ये समझ में आया। फिर वो जो रिक्विजिशन है, वो मेंबर देगा, किसको देगा, बोर्ड को। तो बोर्ड को क्या उनके घर ले जाके देना है क्या, तो बोले नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस पर दे दो ले जाकर। वो रिक्विजिशन डायरेक्टर के घर देकर आऊं क्या मैं, नहीं भाई, कहां ले जाकर दे दूं, रजिस्टर्ड ऑफिस पर। तो रिक्विजिशन को डिपॉजिट करना है रजिस्टर्ड ऑफिस पर। फिर एक मेंबर बोलेगा तो मीटिंग बुला लोगे क्या, नहीं। तो एक कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स होना चाहिए ना, कि इतने मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं बुलाऊंगा, है ना। तो फिर रिक्विजिशन उतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर ने दी हो जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाए, वो मैं बता रहा हूं आपको कितने हैं, एंड उन्होंने उसके ऊपर क्या किया हो, साइन। तब रिक्विजिशन क्या कहलाती है, वैलिड। और अगर रिक्विजिशन क्या हो गई, देन इट विल बी मैंडेटरी कि आपको मीटिंग कॉल करना ही है। अब आपके पास चॉइस नहीं, करना पड़े। ठीक है, तो लास्ट कौन है, जो मेंबर्स क्या दे सकते हैं, रिक्विजिशन, किसको, क्या करने के लिए, ईच। अगर रिक्विजिशन कैसी है, तो मीटिंग कॉल
करना पड़ेगी, बट अगर रिक्विजिशन वैलिड मना कर दे नहीं करूंगा। यह आया समझ में अपने को? चलो, वैलिड रिक्विजिशन का पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? क्या? रिक्विजिशन, है ना? फिर उसमें उन, हाँ, और ये कौन से बिजनेस होंगे, ऑर्डिनरी की स्पेशल? क्यों? क्योंकि एजीएम में ऑर्डिनरी होते ही नहीं है, सब स्पेशल होंगे, है ना? तीसरा, ऐसे रिक्विजिशन को मुझे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफ, और इसके ऊपर क्या होना चाहिए? उन शेयर होल्डर के जिन्होंने क्या दी है, रिक्विजिशन। हो गया पूरा ओवरव्यू। अब हम जैसा लिखा है एक एक पॉइंट वहां से पढ़ते हैं ताकि सेक्शन भी पढ़ने में आ जाएगा। तो क्या लिखा है? बोर्ड मस्ट मतलब कंपलसरी हो जाएगा, इन्हीं से मालूम पड़ता है कंपलसरी है, ऑप्शनल है, क्या है। तो बोर्ड मस्ट कॉल एंड, अगर क्या रिसीव्ड होती है, फ्रॉम फॉलोइंग नंबर ऑफ मेंबर्स। चलो क्या बता रहा है ये बताओ मुझे जल्दी से, कि इतने नंबर ऑफ अगर क्या देते हैं तो बोर्ड को ईजीएम करना ही पड़ेगी। अब बोले कितने मेंबर दें, तो बोले यार ये डिपेंड करता है कि कंपनी शेयर कैपिटल वाली है या कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। कितने मेंबर दें, तो बोले डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है, शेयर कैपिटल वाली है या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी कौन सी वाली है, मतलब उसने क्या इशू किए हैं, शेयर्स, तो उतने मेंबर रिक्विजिशन दे जिनके पास पेड अप शेयर कैपिटल का 1/10 हो। उतने मेंबर रिक्विजिशन दे जिनके पास पेड अप शेयर कैपिटल का कम से कम कितना हो, 1/10। उतने मेंबर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं ईजीएम करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है? जैसे मान लो कौन सी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड। ठीक है? अब एबीसी लिमिटेड शेयर कैपिटल वाली कंपनी है। कौन सी वाली कंपनी है? मान लो कंपनी की पेडअप शेयर कैपिटल है कितनी, 1 करोड़। कौन सी शेयर कैपिटल लेना अपने को, तो पेडअप शेयर कैपिटल कितनी है, 1 करोड़। अब एबीसी के मेंबर अगर क्या देना चाहते हैं, रिक्विजिशन, तो कितने जने देंगे, जिनके पास 1/10 ऑफ क्या हो, पेडअप शेयर कैपिटल, है ना? कंपनी की पेडअप शेयर कैपिटल कितनी है, 1 करोड़। इसका क्या निकालूंगा मैं, 1/10, कितना आया? तो जिनके पास कितने रुपए के शेयर हो, 10 लाख रुपए के, वो रिक्वेस्ट देंगे ना, तो मेरा पहला पॉइंट कंप्लाई होगा। यह है समझ में अपने को? जैसे ए है, ए के पास मान लो 15 लाख रुपए के शेयर हैं। कितने के शेयर हैं? क्या ए अकेला रिक्विजिशन दे सकता है? बोलो। बिल्कुल दे सकता। स्वाति बोल, बेटी मत रहे, बोल क्या था ये? 15 लाख रुपए के शेयर्स हैं, तो क्या वो अकेला रिक्विजिशन दे सकता है? बोले हाँ दे सकता है ना। चलो, बी के पास 5 लाख रुपए के शेयर हैं, क्या बी अकेला रिक्विजिशन दे सकता है? बोलो क्यों? सी के पास 1 लाख के शेयर हैं, सी अकेला दे सकता है, बी और सी मिलकर दे सकते हैं, क्यों? 6 हो रहे हैं, है ना? फिर ऐसे डी से लेकर जेड तक और लोग हैं जिनके पास मिलाकर कितने शेयर हैं, 8 लाख के शेयर हैं। कितने के शेयर हैं? क्या ये सब मिलकर दे सकते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि 6 तो ये थे, 8 ये थे, अभी भी 14 ही हो रहे हैं। हाँ, 10 की जरूरत है। समझ में आया? तो इफ सिंगल मेंबर इज होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 of paid up share capital, then he himself can make an application, make a requisition, उसे दूसरों की जरूरत नहीं है। बट अगर सिंगल पर्सन के पास इतने शेयर नहीं है तो वो इतने मेंबर इकट्ठा करे जिनकी सबकी होल्डिंग मिलाकर 1/10 हो जाए। अब वो 2 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो पहला पॉइंट हमने लिया, अगर कंपनी कौन सी वाली है, बोलो,
तो उतने मेंबर्स जो ऑन द, हाँ, इनके पास क्या हो, नॉट लेस देन पेड अप शेयर कैपिटल, जिसे काहे का राइट हो, वोट देने का राइट हो। वो शेयर्स हो जिन्हें काहे का राइट हो, वोट देने, वो शेयर्स हो जिन्हें काहे का राइट हो बेटा, वोट देने, तो वो दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। क्लियर है, पक्के से आगे बढ़ू मैं। बट अगर कंपनी कौन सी वाली नहीं है, तो बोले उतने मेंबर्स दें जिनके पास 1/10 ऑफ वोटिंग पावर हो। ठीक है, अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है ना, तो उतने मेंबर्स दें जिनके पास 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हो। पेड अप शेयर कैपिटल भी वो जिन्हें वोट देने का राइट हो। और अगर कौन सी कंपनी नहीं है, हाँ, तो फिर उतने मेंबर्स दें जिनके पास 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ठीक है, चलो फिर जो क्या दी जाएगी, इट शुड सेट आउट, मतलब मेंशन करेगी क्या, मैटर्स टू बी ट्रांजेक्टर, मैटर्स टू बी कंसिडर, मतलब क्या बताएगी, बिजनेस बताएगी। क्या समझ में आया? एंड उसे क्या किया जाएगा, किसके द्वारा बोलो, एंड उसे कहां भेजा जाएगा, यही सारी चीज तो मैंने लिखी है, यही सारी चीजें लिखी। यह आया समझ में अपने को, पक्का? चल, अब जब बोर्ड को क्या मिल जाएगी, वैलिड रिक्विजिशन, बोलो जब बोर्ड को क्या मिल जाएगी बेटा, तो जब बोर्ड को क्या मिल गई, वैलिड रिक्विजिशन। सपोज बोर्ड को वैलिड रिक्विजिशन मिली है 1 अगस्त को। कब मिली है बोर्ड को वैलिड रिक्विजिशन, तो जिस डेट पर वैलिड रिक्विजिशन मिली थी वहां से 21 डेज में, है ना, जिस डेट पर क्या मिली थी बेटा, वहां से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या लेंगे, स्टेप्स लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या लेंगे, क्या कॉल करने की, ईजीएम कॉल करने की। दे विल प्रोसीड टू कॉल, प्रोसीड टू कॉल को सिंपल वर्ड में, दे विल टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर कॉलिंग दी ईजीएम। क्लियर हुआ, पक्का? एंड वैलिड रिक्विजिशन मिलने से कितने दिन में, 45 डेज में मीटिंग कॉल्ड हो जानी चाहिए। ठीक है, वैलिड रिक्विजिशन देने से कितने दिन में, 21 डेज में मीटिंग कॉल करने के लिए क्या उठाओगे, स्टेप्स, और वैलिड रिक्विजिशन से कितने दिन में मीटिंग कॉल हो जाना चाहिए। अगर 45 डेज में मीटिंग कॉल नहीं हुई तो फिर मीटिंग कौन कॉल करेगा, बट कितने महीने में, 3 महीने में। कब से, वैलिड रिक्विजिशन से। सारी चीजें वैलिड रिक्विजिशन से बेटा। ठीक है, चलो, अब वैलिड रिक्विजिशन कब मिली बेटा, 1 अगस्त। तो 1 अगस्त से कितने दिन, मतलब 22 अगस्त तक आप स्टेप्स ले लो, प्रोसीड्स ले लो मीटिंग कॉल करने की। एंड कितने दिन में मीटिंग कर लो, 45 डेज। कब से, तो 1 अगस्त से 45 डेज मतलब लगभग 1.5 महीना। तो अगस्त पूरा, सितंबर मतलब लगभग क्या आया, 15 सितंबर। 15 सितंबर तक आप मीटिंग कर लोगे। और अगर 15 सितंबर तक क्या नहीं हुई तो कौन करेगा, कितने टाइम में, 3 महीने भी कब से लेना है, 1 अगस्त से। तो अगस्त पूरा, सितंबर पूरा और अक्टूबर पूरा। कौन सी डेट आएगी, लास्ट डेट 31 आ जाएगी ज्यादा से ज्यादा। ये आया समझ में? क्या सारी कहानी कहां से चलेगी, की डेट से।
वहां से कितने दिन में बोर्ड प्रोसीड टू कॉल द मीटिंग करें, एंड और अगर तो फिर ठीक है। चलो तो क्या लिखा है, बोर्ड प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग उस दिन जो 45 दिन बाद का ना हो। अपन ने पॉजिटिव लिया कि 45 दिन में कर ले। एंड इफ बोर्ड डज नॉट विद इन फ्रॉम द हाँ प्रोसीड टू फॉर कंसिडरेशन ऑफ द मैटर ऑन अ डे नॉट लेटर देन हाँ द मीटिंग शेल बी कॉल्ड एंड हेल्ड बाय बट कितने टाइम में, विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन। ठीक है, पक्का हो जाएगा ये। यहां तक करो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर अपन चालू करते हैं जीआईजीएल।